डीबीटी जेआरएफ जिसे हम लोग बैट जेआरएफ के नाम से भी जानते हैं 2022 उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अब है पार्ट नंबर 7। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने बाकी हैं जो डीबीटी के होंगे, गेट बी के भी होंगे, सीएसआईआर, नेट, गेट, आईसीएमआर और ऐसे ही दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी हम यहाँ बहुत सारे वीडियोस के थ्रू करने वाले हैं। आने वाले सीएसआईआर नेट के लिए आप भी टेस्ट कोर्सेज, मॉक एग्जाम कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज के लिए जुड़ सकते हैं आई फ्लैग के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 9013902981। क्वेश्चन नंबर 757, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू मेटाजोन डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन है डेल्टा इज अ सेल सरफेस प्रोटीन वाइल नॉच इज एन इंट्रासेलुलर प्रोटीन। दूसरा है नॉच इज अ सेल सरफेस प्रोटीन वाइल डेल्टा इज एन इंट्रासेलुलर प्रोटीन। तीसरा है डेल्टा एंड नॉच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्रोटीन। और फिर लास्ट है नॉच एंड डेल्टा बोथ आर सेल सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेम प्रीकर्सर सेल। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसके लिए एक वीडियो का लिंक मैं आपको अभी पोस्ट कर दूंगा। नॉच और डेल्टा को हमने 5-10 मिनट के एक वीडियो में समझा था। आई होप कि वो वीडियो आपकी सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और दोनों सेल ये प्रोटीन बना सकते हैं। देखिए बात ये थी कि जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं जो अभी तक कुछ नहीं है ये बनाएंगे दोनों प्रोटीन्स। अब इनमें से कौन से का कौन सा प्रोटीन बचा रहा और कौन से का कौन सा प्रोटीन कटा, इसके बेस पर डिसाइड होगा कि न्यूरॉन डेवलपमेंट में क्या होने वाला है, कौन सी सेल क्या बनेगी। यानी डेवलपमेंट में जो फेट डिसीजन है वो एक तरह की रस्साकशी के ऊपर है। समझो कि दोनों सेल्स आपस में रस्साकशी कर रही हैं और जो जीता वो सेल वो बनाना छोड़ देगी। तो ये दोनों सेल सरफेस रिसेप्टर थे, तो किसी एक की बात तो आप भूल ही जाओ। और ये दोनों सेम सेल पर नहीं होते, ये बात भी गलत थी, क्योंकि जो प्रीकर्सर सेल्स हैं ये दोनों एक ही टाइप के सेल्स हैं जो नॉच ही बनाते हैं, डेल्टा भी। तो नॉच और डेल्टा दोनों सेम सेल सरफेस पर प्रोटीन पाए जाते हैं सेम टाइप के सेल्स के ऊपर, और फिर बाद में डिसाइड करते हैं। अगेन मैं जैसे बोल रहा हूं कि डिटेल्स के लिए मैं यहीं कमेंट के अंदर एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, उस वीडियो को देखिएगा। नॉच डेल्टा सिग्नल लेंगे पहले 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। Question number 630. The CONH moiety between two C alpha atoms constitute the peptide bond. लीजिए साहब सोचना क्या बना ही लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। तो एक तरफ तो C alpha ये लगा हुआ है, एक तरफ C alpha ये लगा हुआ है, और बीच में ये है मेरा पेप्टाइड बॉन्ड। द मेजर्ड बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में C alpha से लेकर के और CO के बीच में ये 1.51 की है, C डबल बॉन्ड O के बीच में 1.24 की है, CN के बीच में 1.33 की है, और NC के बीच में 1.46 के बीच में जो अल्फा वाला है। इन विच ऑफ दीज देयर इज अ डिक्रीज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। अब इनमें से कौन से की बॉन्ड लेंथ ऐसी है जो हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं मिलता, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर है। या इतनी सब लंबी कहानी की बात ही कहती। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि भैया जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें 40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड जैसा दिखता है बट होता नहीं है, और ये बॉन्ड है CN का। तो CN वाला ये आंसर है 2519 इस क्वेश्चन के लिए। इंडीड देखो तो सही, एग्जामिनर भी कितना खेलता है आपके साथ। क्वेश्चन सिंपल सा होगा लेकिन कॉम्प्लिकेट कर देगा। बट ऐसे क्वेश्चन को कौन पढ़ेंगे और कौन समझेंगे और कौन करेंगे सही तरीके से? वो जो इस एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनके लिए मजबूरी है ना, वो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। बस कहानी क्या थी, ध्यान से इस डाटा को पूरा पढ़ना ही तो था। आंसर तो सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 667, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। और ये स्टेटमेंट मेम्ब्रेन को लेकर के है। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि लिपिड बाइल लैकिंग प्रोटीन इज हाईली इम्परमिएबल टू ऑल द चार्ज मॉलिक्यूल। इंडिड भाई देखिए, लिपिड बायलेयर जो होती है वो लिपिड्स की बनी होती है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। इसमें H पॉजिटिव जैसे छोटे मॉलिक्यूल भी, मतलब छोटे आयंस भी ट्रैवल नहीं कर सकते। बड़ोगे तो आप भूल जाओ। चार्ज अलाउड नहीं है, पोलर अलाउड नहीं है, केवल नॉन पोलर अलाउड है, और वो भी छोटे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी है चैनल्स के पास स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट्स होती हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करने के लिए। भाई ये स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट वाली कहानी ट्रांसपोर्टर्स में पाई जाती हैं, चैनल्स में नहीं। चैनल्स तो टनल्स की तरह हैं। तो बी रॉन्ग हो गया। सी है ट्रांसपोर्टर अलाउ करता है सोल्यूट को टू क्रॉस द मेम्ब्रेन एट मच स्लोअर रेट देन डू चैनल्स। ये ठीक है, ट्रांसपोर्टर को पहले सोल्यूट से बाइंड करना पड़ेगा अपनी पॉकेट में,
फिर कंफर्मेशन चेंज करके दूसरी साइड भेजेगा, तो इसलिए ये प्रोसेस स्लो है। फास्टेस्ट मूवमेंट का तरीका चैनल सी होते हैं, तो सी इज ट्रू। उसके बाद है डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैनी एनिमल सेल्स कंटेन ओपन पोटेशियम चैनल येट द पोटेशियम कंसंट्रेशन इन द साइटोप्लाज्म इज मच हायर देन आउटसाइड द सेल। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि पोटेशियम कंसंट्रेशन हाई रहती है एनिमल सेल्स के अंदर, डी इज ट्रू। ई है मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एन एक्सॉन टेम्परली बिकम मोर नेगेटिव देन एन एक्सन पोटेंशियल एक्साइट्स इट। ये ऑप्शन गलत है, ई वाला। हमने ये पाया था कि हाइपरपोलराइजेशन में खूब सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से सेल का जो नेगेटिव चार्ज था अंदर की तरफ से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे हम लोग हाइपर पॉजिटिव चार्ज को देख रहे होते हैं, ना कि नेगेटिव की। तो करेक्ट आंसर है इसके लिए ए, सी और डी। ऑप्शन आईडी है 2665। क्वेश्चन नंबर 767, ये आज के टाइम का सवाल है। ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ आइसोलेटिंग एंड कल्चरिंग मैनी मैरीन माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर रिगार्डेड एज वायबल बट नॉट कल्चरेबल, VBNC। बढ़िया तो है लेकिन हम इन्हें कल्चर नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल मेथड्स टू हंट फॉर यूजफुल जीन्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स। हम जानते हैं कि समुद्र में पाए जाने वाले बहुत से ऑर्गेनिज्म कई तरह के एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, इसलिए हम उनके जीन्स के पीछे पड़े हुए हैं। ऑर्गेनिज्म ना सही जीन ही हाथ में आ जाए, तो अब इनमें से कौन सा मेथड बढ़िया होता है VBNCs के लिए, जीन आइसोलेट करने के मामले में? इन सिटू कल्टीवेशन। भाई इन सिटू कल्टीवेशन में जिसे आप कल्टीवेट नहीं कर पा रहे उसे कैसे करोगे? हमें जीन आइसोलेट करनी है, पॉइंट ये है, हमें ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए पूरा। ग्रोइंग दैम इन लार्ज बायोरिएक्टर, अगेन ये पॉइंट इसलिए खराब हो गया क्योंकि ये तो नॉन कल्चरेबल है। बारकोडिंग सीक्वेंसेस से जिनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, हम उनको एनालाइज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी जीन को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए। मेटाजीनोमिक एनालिसिस ये है जादू की छड़ी। आप मिट्टी उठाओ, पानी उठा लो, सारा जो भी कुछ है DNA आइसोलेट कर लो और फिर उसमें से देख लो क्या क्या जीन्स एम्पलीफाई हुई। इसको बोलते हैं मेटाजीनोमिक्स। जो आपने देखा नहीं आप उसको एनालाइज कर रहे हो सकता है इसमें पता नहीं किस ऑर्गेनिज्म की कौन सा DNA एक्सट्रैक्ट हो गया हो जो आपने ऑर्गेनिज्म कभी देखा भी नहीं है, और वहां से आप उन जीन को आइसोलेट करके उनको समझ सकते हो। तो आज की तारीख में मेटाजीनोमिक्स एनालिसिस बहुत बड़े गेम प्लेयर के रूप में सामने निकल करके आ रही है, खासतौर से वहां जहां हम लोग अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पर्टिकुलर जीन्स को देखना चाहते हैं। 3068 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप अभी तक आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और काफ़ी कुछ अपनी करेक्शंस भी की होंगी, साथ में कॉन्फिडेंस भी आया होगा जब आपने अपने करेक्ट आंसर्स को करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ देखा जो आप भी सोच रहे थे। इन सब बातों को ध्यान रखना है और आने वाले एग्जाम्स में ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। चलिए फिर ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।